वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी को हम यहाँ पर बात करें अगर जो इंडियन पॉलिटी तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर और वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को वन गो थ्रू के तहत रिवीजन करेंगे। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू दैट इज स्टार्टिंग की हम बात करें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेके लास्ट चैप्टर जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, आइदर लक्ष्मीकांत या डी बसु या कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो उन सभी को एक समराइज तरीके से हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर नोट्स के फॉर्मेट में हम इसे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। लगभग 4-5 घंटे का एक वीडियो सेशन रहेगा जिसमें हम हर पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, ताकि आपकी एक रिवीजन वीडियो हो जाए और आप पूरे सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज कर सकें बिफोर द एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आइदर फॉर द स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं या एनटीपीसी दे रहे हैं या कोई भी जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर या आपके अपकमिंग टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर जो हमारा आज का जो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे चैप्टर की, तो वो चैप्टर है हमारा रहेगा दैट इज चैप्टर नंबर 1 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कई सारे वर्ड्स जो हैं या स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर जो डायरेक्ट पूरा लिखने में लगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर हाईलाइटेड होते हुए या समझते हुए उनको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सो इसमें आई थिंक रेड, आई थिंक येलो इज वाइट इज बेटर, ठीक है। चलिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक है कि जो आइडिया है, आइडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये आइडिया किसने दिया था? ये दिया था एम.एन. रॉय ने, एम.एन. रॉय, और ये कब दिया गया था? 1934 के अंदर, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे फ्लो चार्ट में या आप कह लीजिए बार डायग्राम के फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में इजीली अवेलेबल चीज़ें हो सकती हैं उस फॉर्मेट में हम इन चीज़ों को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में दिया गया था। इसके बाद क्या घटना होती है? इसके बाद आती है 1935 की बारी। इसमें क्या होता है कि जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने ऑफिशियली डिमांड करी थी, किसकी डिमांड करी थी यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। आइडिया तो इन्होंने 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया था, 1935 में INC ने इसकी डिमांड रखी थी और इसके तहत 1940 के अंदर अगस्त ऑफर आता है, एक अगस्त ऑफर, ठीक है। ये वर्ड भी आपने डेफिनेटली सुना होगा। अगस्त ऑफर के तहत जो ये डिमांड है वो क्या कर ली जाती है? एक्सेप्ट कर ली जाती है, मान ली जाती है, ठीक है। ये पेन आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मोटा है, पतला कर लेते हैं। ओके, नाउ आई थिंक इट्स बेटर। इसके बाद एक घटना और घटती है 1942 के अंतर्गत, इसे कहा जाता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन, अब यहाँ पर क्रिप्स मिशन गठित किया जाता है और ये कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। कब? जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है, वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये बनाएंगे, ठीक है। और उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई और इस पर्टिकुलर मिशन को या इस पर्टिकुलर ऑफर को जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, ML लिखा है मैंने इसे, मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद अगली घटना क्या होती है? 1946 के अंदर नवंबर के टाइम पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म की जाती है, किसके अकॉर्डिंग? कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनती है, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो इलेक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। इलेक्शन जो है वो 2 तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक होते हैं पार्शियली इलेक्टेड लोग आएंगे, ठीक है, और दूसरे आएंगे आपके नॉमिनेटेड लोग, नॉमिनेटेड पीपल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, कहाँ से? देखिए, पार्शियली इलेक्टेड का मतलब हो गया ये आपके इनडायरेक्ट वाले हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। ये लोग आते हैं आपके प्रोविंशियल असेंबलीज से, ठीक है।
नॉमिनेटेड तो आपको पता ही है कि नॉमिनेट किए गए हैं किसी किसी पर्टिकुलर एरिया के तहत, ठीक है। इसके बाद एक और डेट आती है, इसको टाइमलाइन के तरीके से हम देखते आ रहे हैं, 9 दिसंबर 1946। सो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है, किसकी मीटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग। अब इस मीटिंग को बाइकआउट करने वाला जो था, बाइकआउट किया जाता है किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। मैं शॉर्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा इसे बाइकआउट किया जाता है। अब इस टाइम पर जब ये पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, तो यहाँ पर जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसके बाद इस पर्टिकुलर डेट के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ आगे 11th ऑफ दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर के बाद 1946 में 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के तरह मतलब के तौर पर इन्हें चुना जाता है। और इसके साथ साथ इसी डेट में दो वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। एक का नाम है यहाँ पर HC मुखर्जी और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं VT कृष्णामाचारी, ठीक है। तो ये कुछ नाम हो गए अभी तक। इसके बाद एक और इवेंट आता है या डेट आती है जो आती है 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर 1946 को। इस डेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। तो ये घटनाएं हो गई। इसके बाद 46 के बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट डे, यहाँ पर हम बात करें, इसको मैं रेड से मार्क करता हूँ, ये आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो 1947 का ये एक्ट आता है। इसके तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो एक फुल्ली सोवरन बॉडी बनेगी, फुल्ली सोवरन बॉडी जो है वो बनकर बनेगी बेसिकली, ठीक। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी होगी ये, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी बनेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, चलिए इसको रब कर देते हैं, इतना आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी मीट करती है, मतलब एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह जब ये मिलती है, तब यहाँ पर जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन वो कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर चेयरपर्सन बनेंगे, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह आपकी मीट करेगी, तब यहाँ पर जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, चेयरमैन वो होंगे आपके GV मावलंकर, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये चीज़ें कब तक चलती रही थी, ये चलती रही थी 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ चीज़ें और आती हैं, उन्हें हम देखते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम बात करें, वाइट कलर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मई 1949 को इस डेट में क्या होता है, यहाँ पर एक मेंबरशिप आती है, यहाँ पर भारत मेंबर बनता है किसका, कॉमनवेल्थ का यहाँ पर भारत मेंबर बनता है। इसके बाद यहाँ पर 22 जुलाई 1947, ठीक है, यहाँ पर एडॉप्शन होता है किसका, एडॉप्ट किया जाता है नेशनल फ्लैग, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में अंदर। 24 जनवरी 1950, इस डेट में क्या होता है
कि जो नेशनल एंथम है आपका, नेशनल फ्लैग हो गया, देन नेशनल एंथम एंड साथ में नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, ये दोनों चीज़ें भी आपकी क्या की जाती हैं, अडॉप्ट की जाती हैं एक तरीके से। और यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बनते हैं एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें अगर जो कुछ कमिटीज़ की, बेसिकली एक कमेटी आती थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जब बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है आपके चेयरपर्सन का। तो चेयरमैन यहाँ पर कौन रहे हैं, चेयरपर्सन थे यहाँ पर आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर ये थे आपके चेयरपर्सन। इसके साथ साथ जो अदर मेंबर्स की हम बात करें तो वो थे एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, एंड और थे आपके डॉक्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी। अगला नाम आता है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट जो नाम आता है यहाँ पर एन माधवन का, एन माधव राव, माधव राव। ठीक है, अगला नाम है यहाँ पर सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह। ठीक है, और यहाँ पर टीटी कृष्णा मचारी, कृष्णा मचारी। ठीक, तो ये जो 7 नाम हैं ये भी आपको याद रखने हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स में। अब यहाँ पर कुछ कमेटी थी, एक दो कमेटीज़ हैं, मतलब एक मैं बात करूँ अगर जो, तो एक कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, इसके चेयरपर्सन और यूनियन पावर कमेटी, पावर कमेटी, इन दोनों के चेयरपर्सन जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और कमेटी की बात करूँ, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, या फिर आप बात कर लीजिए यहाँ पर माइनॉरिटी कमेटी की बात करी जाती है, माइनॉरिटी कमेटी। तो इन दोनों कमेटीज़ के जो चेयरपर्सन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट थे, जो और बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा फर्स्ट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के शॉर्ट नोट्स के हमने यहाँ पर रिवाइज किया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि अगला चैप्टर हमारा रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा दैट विल बी द सेलिएंट फीचर की हम बात करते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स में जब हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका, और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में रिटन है, ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर देखने को, दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली हम बात करें यहाँ पर, और इसको लिया गया है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ, बहुत सारे सोर्सेज से इसे हमने वेरियस सोर्सेज से हमने इसे बोरो किया है, डिफरेंट कंट्रीज से हमने इसे बोरो किया है, ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। थर्डली हम बात करें यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पर सिंगल एकल नागरिकता सिटीजनशिप। फोर्थ है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ पर सिंगल सिस्टम है कोर्ट का टू इन्फोर्स द, और ये कोर्ट सिस्टम बोथ स्टेट और सेंट्रल लॉ पर एप्लीकेबल होता है। इसके साथ साथ हम 5th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी आपको देखने को मिलेगी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ठीक है,
और जुडिशियल सुप्रीमोसी भी साथ में आपको मिलेगी यहाँ पर देखने को, जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है। सिक्स्थ हम बात करें यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 7 पॉइंट की हम बात करें यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम के साथ साथ विद यूनिटरी बायस, यूनिटरी बायस। ठीक है। 8th पॉइंट आपका यहाँ पर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 9th पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट सेलिंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है ये बेसिकली यूज़ किया गया था। 10th हम बात करें यहाँ पर और यहाँ पर सेकुलर स्टेट है, ये सेकुलर स्टेट दैट मीन्स राज्य का या कंट्री का कोई एक प्रॉपर रिलीजन नहीं है यहाँ पर। और ये जो सेकुलर वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 के तहत, उसके दौरान ऐड किया गया था। और भारत का जो सेकुलरिज्म है दैट इज़ इन पॉजिटिव सेकुलरिज्म या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में इसे यूज़ किया जाता है, या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में देखा जाता है। ठीक है। और ये भारत का हो गया। अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो सेकुलरिज्म है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो सेपरेशन देखने को मिलता है सेपरेशन बिटवीन आपको स्टेट्स के बीच में और चर्चेस के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको सेपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है। इसके साथ इसको जब हम रब करते हैं फिर आगे आते हैं हम 11th पॉइंट पर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सैलेंट फीचर की, वो है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, UAF। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर वोटिंग एज वो जो थी आपकी 21 to 18 कर दी गई थी 61st ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार, जो कि 1988 में हुआ था। ठीक है। 12th साइलेंट फीचर है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ऐड होती हैं 42nd ऑफ अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, जो कि 1976 में आता है। ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। ठीक है। इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जो सेलिएंट फीचर्स में आएगा, वो आएगा आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी आपके इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सेलिएंट फीचर का। ठीक है। इसे हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, दैट इज़ इन पार्ट 3, जो कि आर्टिकल 12 to 35 आर्टिकल तक रहता है। ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली कॉल्ड एज अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, उन्हें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है आपका फेडरल फीचर। ठीक है। एक तो फेडरल फीचर हो गया, दूसरा है आपका नॉन फेडरल फीचर। ठीक है। तो फेडरल फीचर में क्या है, यहाँ पर 2 गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर आपको देखने को मिलेगा। सेंटर जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। यहाँ पर 2 गवर्नमेंट होगी, मतलब स्टेट की और राज्य की, स्टेट की और बेसिकली कंट्रीज़ की। ठीक। डिवीजन ऑफ पावर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ पावर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फेडरल में। और सेकेंडली नॉन फेडरल में हम बात करें, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। थर्डली सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। सिटीजनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
एंड फोर्थली बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी यहाँ पर मिलेगी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो अपॉइंटमेंट है किसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ये आपको देखने को मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि नॉन फेडरल फीचर आपको देखने को मिलेगा। इमरजेंसी प्रोविजंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आगे, डिवीजन ऑफ पावर हो गया। डिवीजन के बाद यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेगा आपको यहाँ पर। इसके बाद आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड साथ साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसमें भी रहेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम देखने को मिलेगा, बाई कैमरलिज्म, कैमरलिज्म, ठीक है, बाई कैमरल सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स हैं, मतलब फेडरल फीचर, फेडरल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या होंगे, नॉन फेडरल के फीचर क्या होंगे। तो देखिए हमारे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दोनों ही मिक्स फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम बात करते हैं, तो बात करेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का जितने भी प्रोविजंस लिए गए हैं उनको कहाँ कहाँ से लिया गया है उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस पर्टिकुलर जगह से या इस पर्टिकुलर प्रोविजन से हमने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया है। तो सबसे पहले आपका आता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम को हमने यहाँ से बोरो किया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर को हमने यहाँ से बोरो किया है। एंड जुडिशरी, जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही बोरो किया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है वो भी हमने कहाँ से ली हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही बोरो करी है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है, अब ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किया है। सेकेंडली हम बात करें यहाँ पर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, इसके साथ आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन हम बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ से बोरो किया है। और सिंगल सिटीजनशिप, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से बोरो किया है। और इसके अलावा हम बात करें तो हमें मिलता है कैबिनेट सिस्टम, साथ साथ रिट्स का जो प्रोविज़न है वो भी हमने यहीं से लिया है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाइकैमरल सिस्टम, ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है, ब्रिटेन से बोरो किया है। इसके बाद हम बात करें थर्ड पे जापान से, जापान की बात करते हैं। तो जापान से हमने जो बोरो किया है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जापान से बोरो किया है। फोर्थ है हमारा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से जो हमने चीज़ें बोरो करी हैं वो एक तो है अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो हमने बोरो किया है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हैं, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ से बोरो किया है। फिफ्थली हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से जो चीज़ें हमने ली हैं उनमें से एक है रिपब्लिक, दैट इज रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड
फ्रेटर्निटी। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं या ये चीज़ें जो है ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है। इसके बाद हम बात करते हैं रशिया या फिर सोवियत यूनियन। तो यहाँ से हमने जो चीज़ बोरो की है वो तो एक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस किन किन टाइप का होगा उसके बारे में, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से बोरो की हैं? रशिया से। 7th हम बात करें जर्मनी की। तो जर्मनी से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ ली है, कॉन्सेप्ट लिया है, वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, या बेसिकली कहा जाए तो इमरजेंसी के टाइम पर जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है वो कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से बोरो किया है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब आगे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट को हमने बोरो किया है यहाँ से। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से बोरो किया है। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, नॉट फेडरेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 9th हम बात करें कनाडा की। तो कनाडा से हमने जो चीज़ें ली हैं, जैसे कि अब बात करें फेडरेशन, यहाँ पर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। रेसिड्यूरी पावर्स जो है, रेसिड्यूरी पावर्स वो किसके पास रहेंगी? पावर्स ये रहेंगी सेंटर के पास, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ से लिया है। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है, जुरिडिक्शन किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, तो ये भी हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसके अलावा जब हम बात करें, ये हो गए थे 9 आई थिंक, अब हम बात करते हैं 10th पॉइंट की या 10th कंट्री की। एक है आयरलैंड से हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ली है, वो है डीपीएसपी के साथ साथ हमने लिया था नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स का नॉमिनेशन। और इसके साथ साथ हमने लिया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है वो भी हमने कहाँ से बोरो किया है? आयरलैंड से। लास्टली बट नॉट लीस्ट हम यहाँ पर बात करेंगे यूएसए के बारे में। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ से बोरो किया है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से बोरो किया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है किसका? प्रेसिडेंट का, वो हमने यहाँ से बोरो किया है। साथ में रिमूवल की हम बात करें, जो जजेस हैं उनके, और जज कौन से? जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है। साथ साथ जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक या बेसिकली कहा जाए अगला चैप्टर होना चाहिए, वो होगा आपका दैट इज़ द प्रीएम्बल। ठीक है, सो प्रीएम्बल की बात करते हैं। तो प्रीएम्बल जो है इसकी शुरुआत बेसिकली इसको हमने कहाँ से बोरो किया है? जो प्रीएम्बल है इसकी शुरुआत होती है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसे हमने पहले तो बात तो बोरो किया था, और इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत। और प्रीएम्बल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, उसको दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है। अब प्रीएम्बल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। 3 वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड किए गए थे, ठीक है। वो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये जो 3 वर्ड है ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, वो टर्म है सोवरन, ठीक है। तो सोवरन मतलब इंडिया जो है
वो नाइदर, सोवरेन का मतलब हो गया स्वप्रभुत्व, है ना। तो इंडिया जो है वो ना ही नाइदर डिपेंडेंसी है यहाँ पर किसी की, सॉरी, नाइदर नाइदर डिपेंडेंसी है इंडिया की, डिपेंडेंसी, नॉर, ना ही डिपेंडेंसी है, ना ही डोमिनियन है, डोमिनियन। ठीक है, इंडिया एक फ्री कंट्री है, फ्री स्टेट है, फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर, सोवरेन वर्ड जो है यहाँ पर जो स्पेसिफाई करता है। इसके साथ साथ जो वर्ड है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म की जब हम बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है। भारत के अंदर सोशलिस्ट किस टाइप का है, डेमोक्रेटिक टाइप का है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है। और किस टाइप का नहीं देखने को मिलता है, वो होता है कम्युनिस्टिक, कम्युनिस्टिक डेमोक्रेसी सोशलिज्म आपको ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इंडियन सोशलिज्म जो है, भारत का सोशलिज्म, वो बेसिकली बात करें मार्क्सिज्म प्लस गांधीयन, गांधीयन थॉट्स का क्या है, ब्लेंड है, ये है मिक्सचर। ठीक है, मार्क्सिज्म जो है वो कम्युनिस्ट सपोर्टर है या कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात करता है, और गांधीयन जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं या सोशलिस्ट की बात करते हैं। तो जो भारत का सोशलिज्म है वो इन दोनों का मिक्सचर है, वो एक तरीके से ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो मोर इम्फेसाइज या मोर फोकस है वो गांधीयन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो अगला वर्ड है हमारा एक सेकुलर, सेकुलर जो वर्ड होता है इंडिया के अंदर, जो सेकुलरिज्म है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ठीक, सो डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पर सुप्रीम पावर जो कि है वो किसके पास है, सुप्रीम पावर जो है यहाँ पर सुप्रीम पावर जो है वो किसके पास है, वो है पीपल्स के पास। जो जनता वोट करती है उसके पास यहाँ पर सुप्रीम पावर आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दो टाइप के इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जैसे यूएसए के अंदर होंगे तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके चुनाव के लिए जो पीपल्स हैं या जो आम जनता है वो डायरेक्टली इलेक्ट करती है उनको, या उनके लिए डायरेक्टली वोट करती है। और भारत के अंदर, इंडिया के अंदर यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पीएम चुनना हो या फिर प्रेसिडेंट चुनना हो तो आप डायरेक्टली नहीं चुनते, आप एमएलएस, एमपी या फिर आपको सीएम चुनना हो तो आप किनको चुनते हैं, आप एमपीज़ को चुनते हैं या फिर एमएलएस को चुनते हैं। ठीक है, तो वो लोग आगे जाके पीएम को सेलेक्ट करते हैं या प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, भारत के अंदर। इसके साथ साथ एक और वर्ड आता है रिपब्लिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक जो वर्ड है ये इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ अब हम जब बात करें जस्टिस की, देखिए जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो जस्टिस हमें तीन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। और जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया था, अभी हमने बात करी थी, रशिया से बोरो किया है, या बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन से हमने बोरो किया है जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में। और यहाँ से जो तीन टाइप के जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे वो है आपका सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीन टाइप के आपको जस्टिस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है लिबर्टी के बारे में हम बात करें यहाँ पर, तो लिबर्टी जो टर्म है आपका लिबर्टी, एब्सेंस की हम लिबर्टी बेसिकली इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि हर व्यक्ति अपना विकास कर सके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। और इक्वलिटी जो है एक टर्म यूज़ किया जाता है प्रियम्बल में, इक्वलिटी। इक्वलिटी वर्ड जो है वो एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ देखने को मिलेगा किसका, स्पेशल, स्पेशल प्रिविलेजेस। जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उनकी एब्सेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्रेटर्निटी दैट इज़ वर्ड जो है कि दैट इज़ फ्रेटर्निटी। ये जो वर्ड है दिस इज़ रिलेटेड विद द ब्रदरहुड, भाईचारा बेसिकली, है ना, ब्रदरहुड। ठीक, तो ये जो कुछ वर्ड्स थे जो प्रियम्बल के अंदर थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करें अगर जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड हैं तो उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले आपका एक केस था
नंबर 1 केस बेरूबेरी केस जो था 1960 के अंदर आया था। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है, दैट इज़ प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट नहीं है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड केस आता है यहाँ पर केशवानंद भारती केस, जो कि आपका 1973 का था। इसके अंदर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रियम्बल जो है, दिस इज प्रियम्बल दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट है ये किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। इसके बाद एक केस आता है दैट इज LIC ऑफ इंडिया केस, जो कि 1995 में था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल दिस इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज अभिन्न अंग है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका प्रियम्बल है, ये जो प्रियम्बल है, ठीक, प्रियम्बल जो है ये ना ही सोर्स ऑफ पावर है, दिस इज सोर्स ऑफ पावर, नाइदर सोर्स ऑफ पावर नॉर बेसिकली प्रोहिबिट करता है, नॉर प्रोहिबिट या नॉर प्रोहिबिशन ऑफ अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है। तो उसकी पावर से रिलेटेड इसका कोई भी रोल नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि ये क्या है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, जस्टिशिएबल इन नेचर है ये। ठीक है, ये चीज़ रहती है। और तो इतनी ही चीज़ें हैं, मोटा मोटा हम बात करें यहाँ पर प्रियम्बल के अंदर। ठीक है।